Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेशल है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 5 लेक्चर्स में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने सेक्शन नंबर 50 तक देख लिया है और यहाँ से हम सेक्शन 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं प्योरली बैरेक्ट से पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक बैरेक्ट नहीं लिया है तो प्लीज अपनी बैरेक्ट लेकर जरूर बैठिएगा, साथ ही साथ कोई एक पेन या फिर हाइलाइटर लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम टुडे वी विल बी टॉकिंग फ्रॉम पार्ट 3, दैट इज चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इट सेज फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सी, सेक्शन 51 is saying that no fact of which court will take judicial notice need be proved. ऐसे फैक्ट जिनकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 बात कर रहा है ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिनकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। तो सारे लॉज जो कि इंडिया में इन्फोर्स्ड हैं, इंक्लूडिंग द लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इनकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। सी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए से स्टार्ट है। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ अगर कभी कोई और पॉइंट हमें नजर आ जाता है जिसकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है तो उस पॉइंट को भी हम सेक्शन 52 में कवर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया सारे लॉज जो कि इन फोर्स हैं इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशनल लॉज, ये सारे को की जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकता है। दूसरी बात, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गया या कोई भी कन्वेंशन जो कि किसी अदर कंट्री या कंट्रीज के साथ की जा रही है या कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि इंडिया के द्वारा किया जा रहा है एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन और अदर बॉडीज, इसकी भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। तीसरी बात, कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या प्रोसीडिंग्स रही है, पार्लियामेंट की क्या प्रोसीडिंग्स रही है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या चीजें हुई हैं, seals of all courts and tribunals, seals of the courts of admiralty, maritime jurisdiction, notaries public, and all the seals which any person is authorized to use by the constitution or by an act of parliament or state legislature or regulation having the force of law। कोई भी accession to the office जहां पर names, title, functions and signatures of the person हम देखते हैं। for the time being any public office, किसी भी पब्लिक ऑफिस को कोई पर्सन होल्ड कर रहा है तो उनकी अपॉइंटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हुई है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के द्वारा ली गई है, किसी भी टाइटल या नेशनल फ्लैग के एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी भी कंट्री के नेशनल फ्लैग के बारे में, या सोवरेन जो कि रिकॉग्नाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी डिवीजन ऑफ टाइम के बारे में जिसमें ज्योग्राफिकल डिविजन शामिल है, ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट एंड हॉलीडेज जो कि नोटिफाइड है ऑफिशियल गैजेट में, टेरिटरी ऑफ इंडिया को, commencement and continuance and termination of the hostilities between the government of India and any other country, and the names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all the officers acting in execution of its process, and of advocates and other persons authorized by law to appear or act before it, and finally the rule of road on land or at sea। तो इन सारी चीजों के बारे में, दैट मीन्स ए से एल पॉइंट तक जितनी भी चीजें हैं इन सब की कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। एंड जुडिशियल नोटिस लेने का ये मतलब है कि हमें उन चीजों को कोर्ट में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। इंडिया में कौन से लॉज हैं, हमें कोर्ट में प्रूफ नहीं करना है। इंटरनेशनल ट्रीटी में क्या हुआ, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चीजें हुई, इंडिया का क्या सील है, कोर्ट का क्या सील है, किसी भी पर्सन को किस तरह से टाइटल मिला है, किस तरह से उसे अथॉरिटी मिली है, existence of the title, national flag, geographical division या commencement and continuance and termination of hostilities, names and members of the offices, rule of the road on land and at sea, इन सारे चीजों को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन चीजों की कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। इसके बाद कहा गया कि in case referred to in subsection 1 and also on all the matters of the public history की अगर हम बात करें, लिटरेचर की बात करें, साइंस या आर्ट की बात करें, तो कोर्ट चाहे तो इट मे रिस्टोर फॉर इट्स एड टू appropriate books or the documents of the references if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact
It may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. See, सबसेक्शन 2 में कहा गया कि अगर हम पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड कोर्ट अगर जुडिशियल नोटिस लेना चाहती है तो कोर्ट ये कह सकती है कि आप उन बुक्स को लेकर आइए, आप उन सब्सटेंसेस को लेकर आइए जहां से देखकर आप ये बात कह रहे हैं, उसके बाद कोर्ट विश्वास करेगी. Now comes section 53. It talks about the facts admitted need not be proved. ऐसे फैक्ट्स जिनका एडमिटेंस हो चुका है, हमने अगर एडमिट कर लिया है, एडमिशन हम देख रहे थे सेक्शन 15 में डेफिनेशन मिली थी, अगर हम किसी बात को एडमिट कर रहे हैं तो उसकी प्रूफ देने की क्या जरूरत पड़ेगी. ठीक है, वही कहा जा रहा है 53 में कि जो फैक्ट एडमिट हो चुके हैं उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में in its discretion require the fact admitted to be proved otherwise than by such admission. लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो अपने डिस्क्रिशन पर उन फैक्ट्स को वो एडमिट करवा सकती है, लेकिन एडमिशंस के अलावा किसी और तरीके से उसकी प्रूफ मांग सकती है. ओके, नाउ कम्स चैप्टर 4. इट टॉक्स अबाउट द ओरल एविडेंस. सेक्शन 54 सेज दैट प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स except the contents of a document may be proved by oral evidence. हमें कोई भी फैक्ट प्रूव करना है स्टूडेंट्स तो हम सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जब हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ेंगे. सेक्शन 55 इज सेइंग दैट ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट. ओरल एविडेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें डायरेक्ट होना चाहिए. आपको याद होगा हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने तीन प्रिंसिपल्स आपको बताए थे. उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी है कि कोई भी एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी होती है ना, हम बेस्ट एविडेंस देखते हैं हमेशा. तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने किसी फैक्ट को होते हुए देखा तो एविडेंस उसी पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है जो पर्सन ये कह रहा है कि उसने देखा है. दैट मीन्स जो विटनेस होगा, आई विटनेस ही हम कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं. अगर कोई पर्सन कह रहा है उसने किसी फैक्ट को सुनते हुए सुना है, ठीक है, किसी पर्सन ने फैक्ट को सुना है, तो एविडेंस सिर्फ वही विटनेस दे सकता है जिसने ये बात कही कि उसने सुना है. तीसरी बात, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि उसने परसीव करा है किसी अदर सेंसेस से या किसी अदर मैनर से कोई भी फैक्ट, तो एविडेंस सिर्फ और सिर्फ उसी विटनेस द्वारा दिया जा सकता है जो कह रहा है कि उसने परसीव करा है. अगर हम ओपिनियन की बात करें या ग्राउंड की बात करें तो कौन से ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन होल्ड किया जा रहा है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन. ओके, जिस पर्सन ने ओपिनियन होल्ड करा है ऑन सच ग्राउंड्स, उस पर्सन को ही बुलाकर कोर्ट में हम ओरल एविडेंस दिलवा सकते हैं. सी, प्रोवाइडेड दैट ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटीज. किसी ट्रीटीज में अगर ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट की बात करी गई है, कॉमनली ऑफर्ड फॉर द सेम एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड may be proved by the production of such treaties. If the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. See, यहाँ पर बोला गया कि अगर किसी भी ट्रीटीज में किसी भी पर्सन के ओपिनियंस के बारे में दिया गया है कि और उनके ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि कौन से ग्राउंड्स पर उन्होंने ओपिनियन फॉर्म करा है, तो आप उन ट्रीटीज को भी लाके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर्सन को ही लेकर आए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट्स की जिसने ओपिनियन फॉर्म करा है उसकी डेथ हो चुकी है या वो फाउंड नहीं है या वो इनकेपेबल है एविडेंस देने से, या अगर हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे तो हो सकता है कोर्ट का वक्त ज़ाया हो या फिर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हों. तो इस मामले में कोर्ट चाहे तो सिर्फ ट्रीटीज को पढ़कर ट्रीटीज मंगवा सकती है वो कोर्ट में और देखेगी कि हाँ ऑन व्हाट ग्राउंड्स द ओपिनियंस आर फॉर्म्ड. Provided further that if oral evidence refers to existence or condition of any material thing, यहाँ पर material thing की बात हो रही है स्टूडेंट्स, other than the document, डॉक्यूमेंट के अलावा, तो कोर्ट अगर चाहे तो उस मटीरियल थिंग के प्रोडक्शन की बात कर सकता है और उसकी इंस्पेक्शन करेगा. ये पैराग्राफ डायरेक्टली बात करता है रियल एविडेंसेस के बारे में. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया फ्रॉम दिस नाइफ, तो अगर नाइफ की आप बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उस नाइफ को प्रेजेंट कर दीजिए अगर पॉसिबल है ये चीज. तो दिस नाइफ इज मटीरियल थिंग हियर. ओके, तो दैट इज नोन एज द रियल एविडेंस. तो अगर आपसे पूछा जाए, अब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, इन सारी चीजों के बारे में आगे देखेंगे.
ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन हमने देख ली है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब कभी भी आपसे रियल एविडेंसेस पूछा जाए तो आप सीधे सेक्शन नंबर 55 में आने वाले हैं। उस सेक्शन 55 के प्रोविजो में रियल एविडेंसेस के बारे में बात होती है, ठीक है। नाउ कम्स चैप्टर 5, इट टॉक्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सी सेक्शन 56 इज सेइंग दैट अगर हमें कंटेंट्स प्रूफ करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का तो हम प्राइमरी एविडेंस के द्वारा भी कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आखिर प्राइमरी एविडेंस होते क्या हैं? सेक्शन नंबर 57 इज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। अगर हमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है तो हम उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में लेते आते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ बातें लिखी गई है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। एक डॉक्यूमेंट को अगर कई पार्ट्स में एग्जीक्यूट करा गया है तो वो सारे पार्ट्स जो होते हैं प्राइमरी एविडेंस होते हैं। इसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट करा गया है तो सारे काउंटर पार्ट जो कि एग्जीक्यूट करे गए हैं बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज, ईच काउंटर पार्ट प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है चेक। अगर हम चेक कहीं देते हैं तो एक कॉपी हमारे पास रहती है, रिसीट हमारे पास रहती है और हम चेक किसी को कट करके देते हैं, ओके। तो जो चेक होता है वो उस पर्सन के लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा और हमारे लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाने वाला है। और हमारे पास जो रिसीट बची वो रिसीट हमारे लिए प्राइमरी एविडेंस होने वाली है। किसके लिए प्राइमरी एविडेंस होगी? हमारे लिए प्राइमरी एविडेंस होगी अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट, ओके। Explanation 3 is saying that where the number of documents are all made by one uniform process. कई सारे डॉक्यूमेंट को एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, जैसे कि प्रिंटिंग हो सकती है, लिथोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, वो सारी चीजें प्राइमरी एविडेंस का पार्ट फॉर्म करेगी। लेकिन where they are all copies of the common original, अगर वो कॉमन ओरिजिनल की कॉपी है वो सारी, तो जो कॉपीज हमने करी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हमें एक डॉक्यूमेंट का जेरोक्स करवाना है, ठीक है, हमने एक जेरोक्स कराया, उस डॉक्यूमेंट का अगर हमने कई सारा जेरोक्स कराया है तो वो जेरोक्स आपस में एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस होने वाले हैं। लेकिन हम इस डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इस डॉक्यूमेंट के लिए वो सारे जेरोक्स सेकेंडरी एविडेंसेस होने वाले हैं, ओके। क्योंकि वो सारे जेरोक्स एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से तो बने हैं, तो आपस में एक दूसरे के लिए वो सारे प्राइमरी एविडेंस हैं, ओके। बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल, वो एक डॉक्यूमेंट के सारी कॉपीज थी, दैट्स वाई दे आर नॉट द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है वो जेरोक्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ अ प्राइमरी एविडेंस, राइट। एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 एंड 7, ये चारों एक्सप्लेनेशन न्यूली ऐड किए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये नहीं मिलते हैं हमें, इसलिए ये चारों एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखने हैं। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स। कई सारे फाइल्स में हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया या स्टोर कर दिया है मल्टीपल फाइल्स में, तो वो सारे फाइल प्राइमरी एविडेंस हो जाते हैं, ओके। Where an electronic or digital record is produced from the proper custody. Proper custody से हमने produce करा है. Such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस होने वाले हैं जब तक कि हम उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉपर कस्टडी क्या होती है? अगर हमने किसी पर्सन के पास से उसके सेलफोन से कोई डॉक्यूमेंट निकाल लिया, ओके, कोई फाइल थी, वो फाइल हमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, तो अगर हम ये दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये जो फाइल है ये तो इसी पर्सन के पास होनी चाहिए थी, इसी के सेलफोन में होनी चाहिए थी, तो दिस इज द प्रॉपर कस्टडी, हम सही जगह से वो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, ठीक है। नॉर्मली तौर पर वो डॉक्यूमेंट उसी पर्सन के पास होनी चाहिए थी, दैट इज प्रॉपर कस्टडी। Where a video recording is simultaneously stored. अब वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हमने साइमल्टेनियसली स्टोर किया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अदर पर्सन को, तो वो सारे स्टोर्ड रिकॉर्डिंग जो रहेंगे वो प्राइमरी एविडेंस रहेंगे। And explanation 7 is saying that where an electronic or digital record is stored in multiple storage,
मल्टीपल स्टोरेज में हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, सॉरी, इन अ कंप्यूटर रिसोर्स की यहाँ बात हो रही है। तो ईच सच ऑटोमेटेड स्टोरेज इंक्लूडिंग द टेम्पररी फाइल इज द प्राइमरी एविडेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है, एक डॉक्यूमेंट है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप कभी किसी फर्म वगैरह में काम किए हो या किसी जगह पर जहाँ पे कंप्यूटर्स का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, उन जगहों पे अगर आपने एक कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो सारे लोगों के पास सिमिलर फाइल्स होती है कि अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो वो सारे लोगों के कंप्यूटर में सेव होते जा रही है। ओके, तो दैट इज द वे कि यहाँ पर मल्टीपल स्टोरेज की बात हो रही है। ओके, तो वो सारे टेम्पररी फाइल्स हो या परमानेंट फाइल्स हो, वो सारे प्राइमरी एविडेंस हमारे लिए हो जाने वाले हैं। ओके, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम। सारे एक ही ओरिजिनल से प्रिंट किए गए हैं। तो एनी वन ऑफ द प्लेकार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी अदर। जैसे हमने जेरोक्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, एक ओरिजिनल से वो सारे जेरोक्स बनाए गए, तो वो एक दूसरे के लिए सारे जेरोक्स प्राइमरी एविडेंस होने वाले हैं, बट नन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल। मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था हमारा जिससे हमने जेरोक्स करा, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए ये जेरोक्स प्राइमरी नहीं सेकेंडरी एविडेंस होने वाला है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं हम देखेंगे सेक्शन नंबर 58 में। आपकी सेकेंडरी एविडेंस की डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके पहले बता दूं, ये चारों एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट। सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 and 7। नाउ कम्स सेक्शन नंबर 58। इट टॉक्स अबाउट दी सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में शामिल होते हैं सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियरइनआफ्टर कंटेन्ड। सर्टिफाइड कॉपीज क्या होते हैं? सपोज हमने कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया या कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर होती है, अगर वो वॉल्यूमिनस है, हम नहीं लेकर आ सकते हैं उस चीज की इंस्पेक्शन के लिए, बहुत ही बड़ी सी डायरी है या कुछ ऐसा है, तो हम सर्टिफाइड कॉपी मंगवा लेते हैं उसकी। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी बनवा लेते हैं, तो दैट इज द सेकेंडरी एविडेंस। इसके बाद कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। अभी जो हमने बोला था मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो हम जेरोक्स कर रहे थे, ठीक है, वो ये तो इंश्योर कर रही है कि वो जो कॉपी है वो एक्यूरेट है। एंड कॉपीज अगर हम कंपेयर करते हैं सच कॉपीज से, दैट मीन्स उन जेरोक्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे, तो दोज आर प्राइमरी एविडेंस फॉर ईच अदर। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के साथ हम उससे कंपेयर कर रहे थे तो उस डॉक्यूमेंट के लिए वो जेरोक्स सेकेंडरी एविडेंस थी। एंड कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ओके, कंपेयर हम कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। सी, यहाँ पर चलिए हम बैंक रिसीट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं, बैंक में सबमिट करते हैं और वो हमें एक रिसीट देते हैं। ठीक है, वो रिसीट हमारे लिए प्राइमरी एविडेंस है और बैंक अगर उस रिसीट का इस्तेमाल करना चाहे तो बैंक के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। सिमिलर टू दैट, हम जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं पैसे जमा करने के लिए, वो जो फॉर्म है वो बैंक के लिए तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन उस फॉर्म का अगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमारे लिए वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ओके, तो ये काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है। ओरल अकाउंट्स, किसी भी कंटेंट का हम ओरल अकाउंट अगर दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस। ओके, सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि हमने क्या कहा था, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हमेशा ही डॉक्यूमेंट से प्रूफ होना चाहिए, ओरल अकाउंट से नहीं होना चाहिए। और ओरल अकाउंट भी किसका? जिस पर्सन ने खुद देखा है। इसमें भी 3 पॉइंट ऐड किए गए हैं। एक तो है ओरल एडमिशन। ओरल एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस है, रिटन एडमिशन भी सेकेंडरी एविडेंस है, एंड एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट। न्यूमरस अकाउंट की यहाँ बात हो रही है। जैसे हमने कहा था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है या न्यूमरस अकाउंट है और विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, ठीक है, एंड हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो जिस पर्सन ने एग्जामिन करा है उस न्यूमरस अकाउंट वाले डॉक्यूमेंट को या कुछ ऐसा वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट जो है, अगर किसी पर्सन ने जाकर उसे एग्जामिन करा है तो उस पर्सन की स्टेटमेंट भी हम कोर्ट में रेलेवेंट मानेंगे एज पर सेकेंडरी एविडेंस। इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट को समझने के लिए। अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल is a secondary evidence of its content, though the two have not been compared if it is proved that thing photographed was original.
अगर हमने एक फोटोग्राफ की हमने कॉपी बना ली तो उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाने वाला है, ठीक है। अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय कॉपिंग मशीन, ये एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने दे दिया है, जेरोक्स वाला एग्जांपल है ये। एंड कॉपी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस। एक कॉपी को तो हमने ट्रांसमिट कर लिया, इसमें भी आप जेरोक्स वाला ही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने एक जेरोक्स बनाया है उसे आपने दूसरे जेरोक्स से कंपेयर कर लिया एक दूसरे के लिए, तो वो प्राइमरी एविडेंस बन गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसके लिए ये सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। लेकिन ऐसे कॉपी जो कंपेयर नहीं किए गए हैं वो सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं है ओरिजिनल के, ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इट वाज ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। Neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of original is secondary evidence of the original. हम oral account देंगे, that is not a secondary evidence, क्योंकि हमने यहाँ पर compare नहीं करा है original से। Now comes section 59. It talks about the proof of document by primary evidence. 59 में इतनी सी बात कही जा रही है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स तो हम सिर्फ प्राइमरी एविडेंस के द्वारा प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रिंसिपल देखा है। प्रिंसिपल में कहा गया है ऑलवेज द बेस्ट एविडेंस टू बी गिवन, और प्राइमरी एविडेंस से बेटर क्या ही हो सकता है, राइट। अब कुछ केसेस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें हम सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। वैसे कौन से केसेस हैं? सेक्शन 60 saying that secondary evidence may be given of the existence, condition और contents of the document in following cases। इन मामलों में अगर ओरिजिनल हम दिखा सकते हैं that it is shown or appears to be in possession or power of the person against whom document is sought to be proved, जिसके अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी है उसी पर्सन के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तब तो हम सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हैं। या फिर हमारे रीच के बाहर है या नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, ऐसे डॉक्यूमेंट के बदले भी हम सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो कि लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए, और हमने उसे नोटिस भी दिया कि आप कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, पर वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, तो उस मामले में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हैं। When the existence, condition or contents of original have been proved to be admitted in writing, कोई भी पर्सन अगर एडमिट कर ले रहा है राइटिंग में कि उसमें क्या कंटेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट में, बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज प्रूव्ड बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो ऐसे मामलों में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ हमें सेकेंडरी एविडेंस देना है स्टूडेंट, उस पर्सन ने एडमिट कर लिया, तो उसमें हम सेकेंडरी एविडेंस देके काम चला लेंगे। या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है या गुम हो चुका है, और when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason nor arising from his own default or neglect produce it in reasonable time, या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है, या तो हम उसे रीजनेबल टाइम के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे मामलों में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो इजिली मूवेबल नहीं है, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो क्या दिक्कत है, उसके लिए आप सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके लिए सर्टिफाइड कॉपीज को परमिट किया गया है, आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, तो वैसे मामलों में भी आपको ओरिजिनल लाने की क्या जरूरत है, सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए आराम से। ओरिजिनल अगर कंसिस्ट कर रहा है न्यूमरस अकाउंट, और कन्वीनियंटली हम उस न्यूमरस अकाउंट को कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, तो जो जनरल रिजल्ट आया है ऑफ द होल कलेक्शन उसे हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर इतनी बात कही जा रही है कि अगर आप एडमिशन की बात जहां हो रही है तो रिटन एडमिशन एडमिसेबल होगा, ठीक है। इन मामलों में क्लॉज ए, सी एंड डी में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिसेबल ले लेंगे, और ई और एफ के मामलों में सर्टिफाइड कॉपी को हम मानने वाले हैं, क्योंकि उसमें क्या था, ई और एफ में हमने देखा था पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में देखा था और सर्टिफाइड कॉपी के बारे में देखा था हमने, ठीक है। और क्लॉज जी जहां पर न्यूमरस अकाउंट्स की बात हो रही थी, वहां पे जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, जिस पर्सन ने एग्जामिन करा है, और वो पर्सन स्किल्ड होना चाहिए इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो उसके द्वारा जो भी फैक्ट प्रोड्यूस करे गए, उसने जो भी बात कही, दैट विल बी रेलेवेंट एज पर सेकेंडरी एविडेंस।
नाउ कम्स सेक्शन 61। सेक्शन 61 को न्यूली ऐड करा गया है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। It is saying that nothing in this अधिनियम shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other documents। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? इस सेक्शन में, इस अधिनियम में कोई भी बात लिखी गई हो वो डिनाई नहीं करेगा एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं एज पर सेक्शन 63। 62 में कहा गया है कि कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम हमेशा सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। अब सेक्शन 63 में क्या बात कही गई है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ओके, सेक्शन 63 की हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान कर लीजिए कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस अधिनियम, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दिया गया है विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और कॉपीड इन ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया या सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और अदरवाइज स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और कॉपीड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म shall be deemed to be also a document। हमें कंप्यूटर में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर वो सेमीकंडक्टर में स्टोर है, मैग्नेटिक मीडिया में है, ऑप्टिकल मीडिया में है, प्रिंटेड है, पेपर में है, स्टोर्ड है या रिकॉर्डेड है किसी भी अदर जगह पे, अगर हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर पा रहे हैं तो उसे हम मानेंगे कि वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है एज मेंशन इन दिस सेक्शन। इसके बाद कंडीशंस हम देखने वाले हैं सबसेक्शन 1 को फुलफिल करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर आउटपुट। तो क्या क्या कंडीशंस हमें माननी है? सबसे पहली बात, कंप्यूटर आउटपुट जो कि कंटेन कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वाज यूज्ड रेगुलरली। ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट हमें प्रूव करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने वो कंप्यूटर रिसोर्स का, उस कंप्यूटर का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर हो रहा था। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर हम उस कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, स्टोर या प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एंड उस पीरियड के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ द काइंड फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन सो कंटेन्ड इज डिराइव्ड was regularly fed into the computer। रेगुलरली उस कंप्यूटर में हम उस तरह के डॉक्यूमेंट्स डाला करते थे, उस तरह के इंफॉर्मेशन डाला करते थे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। एंड थ्रू आउट द मटीरियल पार्ट ऑफ द सेड पीरियड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन फेड करा है कंप्यूटर में, तो उस वक्त आपका कम्युनिकेशन डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा था। एंड जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वारा रिप्रोड्यूस की गई है या डिराइव करी गई है फ्रॉम सच कंप्यूटर डिवाइस, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज के दौरान होना चाहिए। सी, ये ABCD पॉइंट्स इसलिए दिए हुए हैं ना कि आपको पता होना चाहिए, वो इसलिए कि कोर्ट की ये गारंटी, कोर्ट इस बात का श्योरिटी ले रही है कि हाँ, ये रेगुलर बेसिस पर अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा था, रेगुलरली इसी कंप्यूटर में फेड किए जाते थे, रेगुलर एक्टिविटीज चल रही थी, तो इससे एक श्योरिटी आ जाती है कि आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है डॉक्यूमेंट्स के साथ। Whoever for over a period the functioning of creating, storing या processing information for purpose of any activity regularly carried on over the period was regularly performed by means of one or more computers। अगर वो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स मिलकर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा रखते थे या स्टैंड अलोन मोड में थे या किसी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी कंप्यूटर नेटवर्क में या किसी कंप्यूटर रिसोर्स में और थ्रू एन इंटरमीडियरी, तो वो सारे कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस को ओवरऑल एक सिस्टम माना जाएगा। ठीक है, और उन सारे कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइसेस या रिसोर्सेज से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे तो हम सिंगल कंप्यूटर मान रहे हैं और उस सारे की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी। In any proceeding where it is desired to give statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things shall be submitted along with electronic record। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ हमें एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई होप आपको पता होगा कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शेड्यूल भी एक ऐड कर दिया गया है। अभी तक हम शेड्यूल नहीं देखते थे, पुराने एक्ट में शेड्यूल्स नहीं थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर शेड्यूल में एक
सर्टिफिकेट दिया हुआ है उस सर्टिफिकेट के द्वारा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो एक रीड कर सकते हैं सिर्फ। नाउ कम्स सेक्शन 64, इट टॉक्स अबाउट द रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से हमें प्रोड्यूस करना है सेकेंडरी एविडेंस। कहा गया था कि सेकेंडरी एविडेंस अगर हमें प्रोड्यूस करना है ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इट शिल नॉट बी गिवन अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस। जो भी पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है उसे पहले फर्स्ट पार्टी को या जिस भी पार्टी के पास प्राइमरी एविडेंस है उस पार्टी को नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो वो नोटिस के क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which the court thinks to dispense with it। इन मामलों में नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या मामले हैं? पहली बात, when the document to be proved is itself a notice। जो डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करना है वो डॉक्यूमेंट खुद ही एक नोटिस है, तो उसके लिए नोटिस देने की क्या जरूरत है। From where the nature of case, adverse party must know that he will be required to produce it। Adverse party that means जिस पार्टी के पास प्राइमरी एविडेंस है उस पर्सन को पता है कि मुझे ये कोर्ट में प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट, उसके बाद भी वो कोर्ट में लेकर नहीं आ रहा है, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, when it appears or is proved that adverse party has obtained possession of the original by force or fraud। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस भी पर्सन के पास है उसने फोर्स या फ्रॉड के थ्रू पोजेशन ऑब्टेन करा था, तो उसमें भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने फोर्स या फ्रॉड के द्वारा डॉक्यूमेंट ले ही लिया है तो इतना शरीफ तो वो नहीं होगा कि आपके नोटिस देने से वो पर्सन वो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दे। एडवर्स पार्टी या फिर उसका एजेंट है हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट, कोर्ट में ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसने सबमिट कर दिया। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, adverse party या उसके एजेंट ने ये मान लिया है कि जो डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो चुका है, ऐसे मामलों में भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली when the person in possession of document is out of reach or not subject to the process of court, जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है वो आउट ऑफ रीच है या फिर उसे कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है किसी भी पर्पस के लिए, या उसको हमें कोर्ट के प्रोसेस से दूर रखना है, तो ऐसे मामलों में भी उस पर्सन को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नाउ कम्स सेक्शन 65, इट टॉक्स अबाउट द प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन एलिज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। सी, इफ द डॉक्यूमेंट इज एलिज्ड टू बी साइंड, एलेज कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो साइन किया गया है या फिर रिटन होली या इन पार्ट है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो जो सिग्नेचर या हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इज एलेज टू बी दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग मस्ट बी प्रूव टू बी इन हिज हैंडराइटिंग। अगर हम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ए पर्सन ने ये लेटर लिखा है या उसने साइन करा है, तो हमें उसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो ये 65 ये बात कह रहा है। 66 is talking about the proof as to electronic signature, except in case of secure electronic signature। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी भी सब्सक्राइबर के द्वारा एलेज किया जा रहा है टू हैव बीन अफेक्ट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ऐसा फैक्ट दैट सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूव्ड। सी, सेक्शन 66 में बोला गया अगर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको प्रूफ करना है तो आपको 66 के द्वारा नहीं जाना है, लेकिन अगर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में आप प्रूफ देना चाहते हैं तो आपको उसी पर्सन के द्वारा प्रूफ करना पड़ेगा जिस पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया है। ठीक है, 67 is saying that proof of execution of document required by law to be attested। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोर्ट कह रही है कि इसको तो आपको अटेस्ट करना पड़ेगा, तो it shall not be used as evidence unless one attesting witness at least have been called for the purpose of proving its execution। एक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, उसे हमें अटेस्ट करना था, हमने अटेस्ट करके कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब हमें प्रूफ अगर करवाना है कि हाँ वो अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा ही किया गया है, तो जिस पर्सन ने उसे अटेस्ट करा है दैट मीन्स जिस पर्सन ने साइन करा है उसे हम कोर्ट में बुलाकर करेंगे, और अगर वो विटनेस अलाइव है तभी, ओके, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड केपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो एविडेंस देने के योग्य होना चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट
इट इज नॉट नेसेसरी। आप अटेस्टिंग विटनेस, हो सकता है कि अटेस्टिंग विटनेस ना प्रेजेंट हो, या कुछ मामलों में ऐसा बोला जा रहा है जैसे कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको विटनेस को कोर्ट बुलाने की जरूरत नहीं है, अनलेस its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पर अटेस्टेशन करवाया है तो आपको उस पर्सन को बुलाने की जरूरत नहीं है जिसने अटेस्ट करा था। सिर्फ एक मामले में जरूरत पड़ सकती है उस पर्सन की, अगर वो पर्सन खुद ही मना कर रहा है कि नहीं मैंने तो नहीं अटेस्ट करा, ऐसे मामले में आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा। इसके बाद प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अगर अटेस्टिंग विटनेस ही हमें नहीं मिल रहा तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम किसी और तरीके से प्रूफ कर देंगे। इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन, तो हम किसी अदर तरीके से प्रूफ कर देंगे। ओके, उसकी हैंडराइटिंग हम प्रूफ कर देंगे, अटेस्टिंग विटनेस अगर हमें नहीं मिल रहा है तो ठीक है, हैंडराइटिंग के द्वारा करेंगे। 69 इज सेइंग दैट एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। सी, admission of the party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him though it be document required by law to be attested। अगर किसी पर्सन ने ये एडमिट करा है कि हाँ मैंने ही अटेस्ट करा था ये डॉक्यूमेंट, तो ठीक है, उसके कहने पर हम मान लेंगे, दिस इज इटसेल्फ अ सफिशिएंट प्रूफ। अगर वो डिनाई करता है तभी तो हमें किसी और तरीके से प्रूफ करनी पड़ेगी। तो 70 में बोला जा रहा है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। अगर अटेस्टिंग विटनेस ही एग्जीक्यूशन मना कर दे रहा है तब हम क्या करेंगे, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड अदरवाइज अदर एविडेंसेस के द्वारा हम प्रूफ करेंगे उसकी अटेस्टेशन। 71 इज सेइंग दैट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है जिसे अटेस्ट करने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन आपने अटेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में, अपने स्कूल में या कॉलेज में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, तो कहा जाता है कि आप अटेस्ट करके इन डॉक्यूमेंट्स को दीजिए। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जिससे अटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने अटेस्ट कर दिया तो कोर्ट ऐसा उसे ट्रीट करेगी एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। 71 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इधर के सेक्शंस थोड़े से इजी है, काफी इजी है, दैट मीन्स 50 तक तो हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और थोड़े से पेचीदा भी रहते हैं। इसके बाद का तो इतना सिंपल लैंग्वेज है कि आप सिर्फ एक बेयर रीडिंग से समझ सकते हैं। ठीक है, और जो भी बातें मैंने कही है उस बात को ध्यान में रखिएगा। इन सेक्शंस को एक बार, सिर्फ एक बार, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्रक्स समझ आ जाने वाला है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि इसके आगे के सेक्शंस और भी ज्यादा इजी हैं और भी सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो वो सारी बातें आपको और इजीली समझ आने वाली है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम के 6 बजे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करना चाहते हैं तो डेली 5 बजे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।